हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसके पिछले तीसरे वीडियो में मैं आपको एल्केनों के रासायनिक गुण बता रहा था, जिसमें ताप अपघटन तक मैंने बता दिया है। अब आगे है संरूपण। संरूपण का मतलब है एल्केनों में कार्बन में जो sp3 संकरण होता है, जिसके कारण से कार्बन कार्बन बंध कार्बन हाइड्रोजन बंध एक निश्चित सममिति में व्यवस्थित होते हैं। मतलब 3 डायमेंशनली वो निश्चित रूप से व्यवस्थित रहते हैं और एक दूसरे की पोजीशन में घूमते रहते हैं। तो घूमते रहने कारण से उनके एक से ज़्यादा संरचनाएं हमको मिलती हैं त्रिविम में। तो हम इस तरह के जो समावयी बनते हैं, जो त्रिविम में उनकी व्यवस्थाओं के बदलने से बनते हैं, उस तरह के समावयता को हम संरूपण या संरूपण समावयता कहते हैं। ठीक है। एल्केनों में कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध होता है। इसलिए होता है क्योंकि कार्बन में sp3 संकरण है। तो सभी उसके जो खाली मतलब अर्धपूरित ऑर्बिटल हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और सभी जो है संकरण में भाग लेते हैं, एक s और 3 p कक्षक, इसलिए sp3 संकरण होता है। तो sp3 संकरण वाले सभी सिग्मा बंध बनाते हैं। कार्बन कार्बन आबंध के अंतर्नाभिकीय अक्ष के चारों ओर सिग्मा आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का वितरण सममित होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि बंध जो बनेंगे वो सममिति में व्यवस्थित रहेंगे। इस कारण कार्बन कार्बन एकल आबंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन होता है। इस घूर्णन के कारण त्रिविम में अणुओं के विभिन्न त्रिविमीय विन्यास होते हैं। चूंकि वो घूमते रहते हैं, इसलिए अलग अलग संरचनाएं हमको मिलेंगी। फलतः विभिन्न समावयव एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्थाएं जो कार्बन कार्बन एकल आबंध के घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, संरूपण या संरूपणी समावय घूर्णी या रोटामर्स कहलाते हैं। ठीक है, रोटामर्स, रोटेशन हो रहा है इसलिए रोटामर्स। अतः कार्बन कार्बन एकल आबंध के घूर्णन के कारण एल्केन में असंख्य संरूपण संभव है, क्योंकि वो घूम रहा है ऐसे एक दिशा में, मतलब एक गोल संरचना समझ लो, तो उसकी संरचनाएं असंख्य हो सकती हैं। यद्यपि यह ध्यान रहे कि कार्बन कार्बन एकल आबंध का घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं होता, यह प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। क्योंकि त्रिविम में वो सभी परमाणु जुड़े हुए हैं जो बंध बना करके वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसके कारण से भी ये घूर्णन संभव है। यह 1 से 20 किलो जूल पर मोल तक ऊर्जा द्वारा बाधित है। इसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ये संरचनाएं स्थायी हैं, मतलब होती हैं संरचनाएं। क्योंकि कोई भी बंध या संरचना तभी स्थायी हो सकता है जब उसमें ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है और उसमें से ऊर्जा निकल जाती है, तभी वो स्थायी हो सकता है। निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के मध्य इस क्षीण बल को मरोड़ी विकृति या टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है, मरोड़ मतलब टॉर्शन, मतलब घुमा देना। ठीक है, तो मरोड़ी विकृति यानी टॉर्शन स्ट्रेन कहते हैं। विकृति आ जाती है एक प्रकार से, मतलब वो बदल रहा है संरचना। एथेन के संरूपण, एथेन मतलब है CH3, ये एथेन है। ठीक है, तो इसमें किस तरह का संरूपण होगा इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ठीक, एथेन अणु में कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है, क्योंकि कार्बन के जो दोनों परमाणु हैं उनके साथ 3-3 हाइड्रोजन और जुड़े होते हैं, तो उनके चारों बंध जो हैं संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध रहेगा। क्योंकि ये एल्केन है, आपको पता है, और अगर एल्कीन होता और दोनों में एक एक हाइड्रोजन कम होता तो निश्चित है कार्बन कार्बन के बीच में 2-2 बंध बनते हैं, मतलब 2 बंध बनते हैं। और मान लो एक हाइड्रोजन और कम कर देते तो फिर 3 बंध बनते, तो एल्काइन होता। लेकिन ये एल्केन है, एल्केन में हमेशा एकल बंध ही होगा, 2 बंध या 3 बंध नहीं होंगे, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये इथेन है, ठीक है, तो इसमें 3-3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा, इसलिए कार्बन में यहां पर सिंगल बंध है।
एथेन के बॉल एवं स्टिक मॉडल को लेकर यदि हम एक कार्बन को स्थिर रखकर दूसरे कार्बन परमाणु को कार्बन कार्बन अक्ष पर घूर्णन कराएं तो एक कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन के संदर्भ में असंख्य त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लो एक कार्बन को स्थिर रख दिए और एक कार्बन को घुमाना चालू किए, ऐसे चारों तरफ हम घुमा सकते हैं इसको, ठीक है, तो वो असंख्य त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसा लिखा है, ठीक है। इन्हें संरूपणीय समवाय कहते हैं, अतः एथेन के असंख्य संरूपण होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ दो कार्बन है ना, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन पे चारों तरफ घूम सकता है ऐसे, इसलिए असंख्य है। हालांकि इनमें से दो संरूपण चरम होते हैं। एक रूप में दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के अधिक पास हो जाते हैं। अब दो संरचनाएं जो सबसे ज्यादा बनती हैं बोल रहे हैं, एक जिसमें कार्बन सबसे पास में रहता है और एक जिसमें कार्बन सबसे दूर रहता है दूसरे कार्बन से। तो जो सबसे पास में रहता है उसे ग्रस्त या एक्लिप्स्ड रूप कहते हैं, क्योंकि दूसरा कार्बन पहले कार्बन को लगभग ऐसे घेर लेता है, वो इस टाइप का हो जाता है, इसलिए ग्रस्त लिखा है। ग्रसना का मतलब खा लेना होता है, जैसे सोलार एक्लिप्स होता है, एक्लिप्शन, वो जैसे चंद्रमा और सूर्य का जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो वो उनको घेर लेता है, इस टाइप का बना लेता है ना वो एक दूसरे को, इसलिए ग्रस्त बोलते हैं, राहु ग्रस्त लिया है ऐसा बोलते हैं। इसलिए दूसरे रूप में हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं से अधिकतम दूरी पर होते हैं, उन्हें सांतरित या स्टिगर्ड रूप कहते हैं, दूर रहेगा, सबसे दूर रहेगा। इनके अलावा कोई भी मध्यवर्ती संरूपण विषमतलीय या स्क्यू संरूपण कहलाता है। तो जब सबसे पास में रहेगा हाइड्रोजन परमाणु तो उसे एक्लिप्स्ड या ग्रस्त कहते हैं, सबसे दूर रहेगा तो उसे स्टेगर्ड या सांतरित कहते हैं, और बाकी सभी बीच वाले को विषमतली या स्क्यू कहते हैं। ये तीनों शब्द को आपको ध्यान रखना है, नीट में या जेई में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछते हैं। जेई के मेंस में ना, एडवांस में तो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए अलग तैयारी करने की जरूरत पड़ती है आपको। यह ध्यान रहे कि सभी संरूपणों में आबंध कोण तथा आबंध लंबाई समान रहती है, कोण और लंबाई समान रहेगी अणुओं परमाणुओं के बीच में, मतलब परमाणुओं के बीच में। ग्रस्त तथा सांतरित तथा संरूपणों को सौहार्स न्यूमेन प्रक्षेप, न्यूमेन प्रोजेक्शन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब हमने आबंध पढ़ा था, रासायनिक आबंधन का जो चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें इन सब संरूपणों के बारे में भी हम बात किए थे कि किस तरह के वो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, संरूपण हो सकता है, ठीक है। तो दो हो सकते हैं यहाँ पर, सौहार्स और न्यूमेन। तो पहला सौहार्स प्रक्षेपण देखते हैं। इस प्रक्षेपण में अणु को आणविक अक्ष की दिशा में देखा जाता है। कागज पर केंद्रीय कार्बन कार्बन आबंध को दिखाने के लिए दाईं या बाईं ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा खींची जाती है। इस रेखा को कुछ लंबा बनाया जाता है, आगे वाले कार्बन को नीचे बाईं ओर तथा पीछे वाले कार्बन को ऊपर दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। इसको बनाने की विधि बता रहा है, किस तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से बनाते हैं अपन इसको। ग्रस्त है और सांतरित है, दोनों आपको लगभग एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन तो स्थिर है, दूसरा कार्बन मूव कर रहा है, तो दोनों के, इसके और इसके हाइड्रोजन के पोजीशन में आप अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक नज़र में देखेंगे तो दोनों एक जैसा लगेगा, जिसमें ये वाला तो दोनों सेम है, लेकिन ये वाले में अंतर है, देखिए, ठीक है। ये हम सौहार्स प्रक्षेपण दिखा रहे हैं। सौहार्स के द्वारा हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं कार्बन के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये हम इसमें अलग अलग तरीके से दो तरह से दिखा सकते हैं। ग्रस्त में ये सबसे पास है हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, और सांतरित में सबसे दूर रहते हैं, बस ये अंतर है दोनों में। तो इनको दिखाने का ये तरीका है। प्रत्येक कार्बन से संलग्न 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 रेखाएं खींचकर दिखाया जाता है। ये रेखाएं एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं और झुके होते हैं। एथेन के ग्रस्त एवं सांतरित सौहार्स प्रक्षेप चित्र में दर्शाए गए हैं, ये हमने दिखा दिया आपको।
तो थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ये वाला तो सेम है, बस ये वाले में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखा रहा है। अब न्यूमैन प्रक्षेप देखिए, न्यूमैन प्रक्षेप, इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों में आप देखिए, दोनों कार्बन परमाणु, मतलब ये ग्रस्त मतलब सबसे पास वाले, सांतरिक सबसे दूर वाले, लेकिन इसमें दो अलग अलग आपको नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखेंगे। यहां पर दो कार्बन परमाणु आगे पीछे दिखाए गए हैं, तो एक कार्बन के हाइड्रोजन को लाइन से दिखाया गया है और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को ऐसे डॉट डॉट से दिखाया गया है, ये देखिए डॉट डॉट से दिखाया गया है। फिर ये चारों तरफ ऐसे हमने गोला बना दिया जो घूमने का संकेत है ना। अब इसमें आपने क्या देखा कि इसमें ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे है, उसको दिखाने का तरीका है ये बस, कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे है, जबकि इसमें आजू बाजू में है। देखिए ये तरीका है दोनों का, तो ध्यान से समझ लीजिए फिर से कि यहाँ पर दो कार्बन है, एक आगे है एक पीछे है, उनके हाइड्रोजन भी एक दूसरे के आगे पीछे ही हैं, आमने सामने ऐसे, जबकि इसमें आजू बाजू में है। कार्बन तो आगे पीछे हैं लेकिन उनके हाइड्रोजन आजू बाजू में है, तो ये डिफरेंस है इसमें न्यूमैन में। इस प्रक्षेपण में अणु को सामने से देखा जाता है, आंख के पास वाले कार्बन को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है और उससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 120 डिग्री कोण पर खींची 3 रेखाओं के सिरों पर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। हमने दिखाया ना, देखिए कि एक कार्बन यहां पर है, इसकी 3 रेखाएं ऐसे खींच दिए, हाइड्रोजन को दिखा दिए। पीछे यानी आंख से दूर हम अणु को इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन पीछे में, तो एक कार्बन नहीं दिखेगा हमको। अब यहां से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहां से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब इसके 3 हाइड्रोजन के ठीक पीछे इसके 3 हाइड्रोजन हैं, तो वो आपको ऐसे दिखेंगे। लेकिन अगर इसके 3 हाइड्रोजन इस तरह से हैं और पीछे वाले के 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो आपको ये इस तरह से दिखेंगे। लेकिन कार्बन आपको एक ही दिखेगा, क्योंकि कार्बन आपके आंख के तरफ जो है वही दिखेगा, उसके पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिख रहा है। जैसे मुझे इसका ये बिंदु नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये बिंदु दिख रहा है, ऐसा। ये 2 कार्बन है, अब उसके हाइड्रोजन सीधे सीधे रहेंगे तो इस तरह से दिखेंगे, और पीछे वाला हाइड्रोजन ऐसे ट्विस्ट कर जाएगा तो ऐसे दिखेगा। पीछे वाले कार्बन को एक वृत्त द्वारा दर्शाते हैं, तो ये जो वृत्त बना है ना, ये पिछले वाले कार्बन के लिए दिखाया गया है, तथा इसमें आबंधित हाइड्रोजन परमाणु को वृत्त की परिधि से परस्पर 120 के कोण पर स्थित 3 छोटी रेखाओं से जुड़े हुए दिखाया जाता है। ये देखें, इसी से जोड़ के दिखाया गया है, देखें, है ना, ये कार्बन है, ये देखिए ये कार्बन है, ठीक है, गोला ही कार्बन है। एथेन के न्यूमैन प्रक्षेपण चित्र 13.3 में दिखाए गए हैं, मैंने दिखा दिया, 13.3 ही है ये, ठीक है। संरूपणों का आपेक्षिक स्थायित्व। अब स्थायित्व कब आता है? जब उसमें से कोई ऊर्जा निकलती है। तो हमने देखा था वहां पर 1 से 20 किलो कैलोरी तक ऊर्जा निकल रही है। जैसा पहले बताया जा चुका है, एथेन के सांतरित रूप में कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, अतः उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण बल, न्यूनतम ऊर्जा तथा अणु का अधिकतम स्थायित्व होता है। सांतरित रूप में हाइड्रोजन दूर होते हैं तो प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर होता है, कम होता है, तो ऊर्जा उनमें कम होती है और कम ऊर्जा वाली ज़्यादा स्थायी होती है। जैसे बचपन में आप देखें, बच्चे के पास बहुत ऊर्जा होती है तो बहुत इधर उधर उछल कूद करता है। एक बूढ़े आदमी को देखेंगे पड़े रहता है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा नहीं है। तो स्थायित्व का मतलब है ऊर्जा उसमें कम होना चाहिए। दूसरी ओर जब सांतरित को ग्रस्त रूप में परिवर्तित करते हैं, तब कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन अभ्रों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। जब पास में जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इस बढ़े हुए प्रतिकर्षी बल को दूर करने के लिए अणु में कुछ अधिक ऊर्जा निहित होती है। अब अणु में ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगी क्योंकि प्रतिकर्षण को संभालना है उनको, इसलिए इनका स्थायित्व कम हो जाता है। जैसे पहले बताया जा चुका है, इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया जो संरूपण के स्थायित्व को प्रभावित करती है को मरोड़ी विकृति कहते हैं, टॉर्शन स्ट्रेन कहते हैं। मरोड़ी विकृति का परिणाम कार्बन कार्बन एकल आबंध के घूर्णन कोण पर निर्भर करता है।
इस कोण को द्वितल कोण या मरोड़ी कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन कोण कितना बन रहा है घूमने से उसको मरोड़ी कोण कह रहे हैं या द्वितल कोण भी कह रहे हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई ना, शब्दों को, यही शब्द पूछते हैं। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एथेन के सभी संरूपणों में मरोड़ी कोण सांतरित रूप में न्यूनतम तथा ग्रस्त रूप में अधिकतम होता है। मरोड़ी कोण जितना ज्यादा रहेगा वो उतना कम स्थायी रहेगा। तो सांतरित रूप में कोण कम है तो ज्यादा स्थायी है, और ग्रस्त रूप में कोण ज्यादा है इसलिए कम स्थायी है। अतः सांतरित संरूपण ग्रस्त प्रक्षेप की तुलना में अधिक स्थायी होता है। परिणामतः अणु अधिकतर सांतरित संरूपण में ही रहते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि यह इतना अधिकतम संरूपण है, इसका अधिकतम इसका है, ये है ना, इसका अधिकतम संरूपण है, सांतरित रूप में ज्यादा रहेगा लिख रहा है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एथेन में कार्बन कार्बन आबंध का घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं है। दो चरम रूपों के मध्य ऊर्जा का अंतर 12.5 किलो जूल पर मोल है, जो बहुत कम है। ये किसी एक चीज को ज्यादा बनाने के लिए, जैसे आप कहेंगे कि भाई ग्रस्त रूप में क्यों रहता है, फिर जब हम ये बोल रहे हैं कि सांतरित रूप ज्यादा स्थायी है तो फिर ग्रस्त रूप का मतलब क्या है? तो एक्चुअली क्या है, सांतरित रूप में ठीक है ऊर्जा थोड़ा कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं है ना, थोड़ा ही डिफरेंस है। इसलिए ग्रस्त रूप में भी ये मिलता है, भले ही उसकी मात्रा कम होती है मिलने की। सामान्य ताप पर अंतर आणविक संघटनों कोलिजन्स के द्वारा एथेन अणु में तापीय तथा गतिज ऊर्जा होती है। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। अणु जब गैसीय रूप में होते हैं या द्रव रूप में भी होते हैं तो मूव करते रहते हैं इधर उधर, तो आपस में टकराते हैं, उसी को कोलाइजन कहते हैं। ये टक्कर जितनी ज़्यादा होती है ना, उसमें से उतना ऊर्जा मुक्त होती है। जो 12.5 किलो जूल मूल ऊर्जा के अवरोध को पार करने में सक्षम होते हैं। अतः एथेन में कार्बन कार्बन एकल आबंध का घूर्णन सभी प्रायोगिक कार्य के लिए लगभग मुक्त है। एथेन के संरूपणों को पृथक तथा वियोजित करना संभव नहीं है। मतलब सभी रूप मिलते हैं ये कह रहा है, और आप चाहेंगे कि एथेन को हम एक रूप में स्टेबल कर दें और वो हमको मिल जाए, तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। वो गैस रूप में है तब तक वो संरूपण दिखाएगा ही। तो इस तरह से हमने एल्केन के सारे गुणधर्म भी पढ़ लिए। एल्केन का मतलब था जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध है, क्योंकि बाकी सभी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब कार्बन में 4 बंध होने चाहिए, तो हमने चारों बंध को इस तरह से संतुष्ट किया है कि इसमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन। लेकिन अगर ये असंतृप्त हो जाए, असंतृप्त हो जाने का मतलब क्या है कि इनमें से हम एक एक हाइड्रोजन को कम कर दें। ये लो, एक एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया। अब ये असंतृप्त हो गए क्योंकि दोनों कार्बन में अब एक एक बंध कम हो गया। इसको दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। अब हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, ये अपने दोनों के बीच में एक डबल बंध बना लेगा। तो अब ये कहलाएगा एल्कीन। पहले सिंगल बंध था कार्बन कार्बन के बीच में, तब तक वो एल्केन था। अब उस डबल बंध, मतलब डबल बंध हो गया कार्बन के बीच में, तो वो हो गया एल्कीन। अगर ये ट्रिपल बंध हो जाए, एक और हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एल्काइन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब बेसिक चीजें आपको समझ में आने लग गई होंगी हाइड्रोकार्बन की। तो हम एल्कीन की बात करने वाले हैं, है ना। एल्कीन द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए वो तृप्त नहीं है। जैसे आपको पानी पीना है, आपको 1 गिलास पानी पीना है, लेकिन आपको आधा ही गिलास पानी मिला तो आप तृप्त नहीं हुए। वैसे इसको है, इन दोनों को 3-3 हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन इनको 3-3 हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन इनको 2-2 ही मिले हैं, तो एक एक हाइड्रोजन कम हो गए, तो इसलिए असंतृप्त हुए। एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होना चाहिए? देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? H2N
एक मिनट, CnH2n+2, ये फार्मूला था एल्केन का। ठीक है, लेकिन अब हमने कहा कि 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसलिए डबल बंध बना। तो ये 2 हाइड्रोजन आप कम कर दो इसमें से, ये 2 हाइड्रोजन। अब इसको अगर आप ये 2 हाइड्रोजन हटा देते हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n, ये एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा अगर एक ही जगह डबल बंध है तो। अब ध्यान रखेंगे, क्योंकि एल्कीन में अगर बहुत लंबा चेन है, कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा है, 3 4 5 6 8 10 15 हैं, तो हो सकता है कि डबल बंध एक ही जगह हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डबल बंध एक से ज़्यादा जगह पे हो। तो हमने ये जो फार्मूला बनाया ये एक जगह के डबल बंध वाले के लिए है, जिसको अपन मोनो अनसैचुरेटेड कहेंगे, एकल असंतृप्त का मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह असंतृप्त है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा जगह डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो वो बहु असंतृप्त हो जाएगा, क्योंकि उन जगहों पे हाइड्रोजन की कमी रहेगी। तो हमने ये जो फार्मूला बनाया ना, ये एक जगह डबल बंध होगा, उसी पे हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर और जगह पे डबल बंध है तो हम इसमें माइनस और 2 करते चले जाएंगे, तब वो फार्मूला बनेगा। अगर एल्कीन में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विआबंध उपस्थित होता है तो उनमें एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होने चाहिए, जैसा मैंने बताया। इस प्रकार एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होना चाहिए। एल्कीनों के प्रथम सदस्य एथिलीन, ये जो हमने बनाया था अभी, ये तो एथिलीन है, देखिए ये, ठीक है, हमने ऐसे बनाया था कि यहाँ 2 हाइड्रोजन तो हमने जोड़ दिए थे, ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम कर दिया था, तो यहाँ पर डबल बंध बना। ये यही एथिलीन है, जिसको एथीन कहते हैं, C2H4, ये 2 कार्बन C2 हो गया और ये H4 हो गया, तो C2H4, ठीक है, इसको एथीन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर तैलीय द्रव प्राप्त होता है। अब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, इनमें ये क्लोरीन भी जोड़ सकता है, एक एक क्लोरीन को ये जोड़ लेगा, तो CH2Cl CH2Cl ये फार्मूला बन सकता है इसका। अतः एल्कीनों को ओलिफीन यानी तैलीय यौगिक बनाने वाले भी कहे जाते हैं। वो जो CH2Cl CH2Cl बना, ये सिंगल बंध हो जाएगा, ये वाला बंध सिंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा द्रव बनता है जो तेलीय दिखता है, तेल जैसा दिखता है, इसलिए ओलिफिन कहते हैं, ओलिफिन्स, तेल बनाने वाला। अब द्विआबंध की संरचना कैसी है, तो जैसा मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है और एक एक हाइड्रोजन इनमें इधर और इधर जुड़े हुए हैं, यानी 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो यहां पर कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण, वो sp3 नहीं है, वो sp2 है। कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। का मतलब यह है कि एक S और 3 P ये तो संकरित हुए, सॉरी 2 P, एक S और 2 P संकरित हुए, तीसरा P संकरित नहीं हुआ, और वही तीसरा P डबल बंध बनाने में मदद कर रहा है। तो इसलिए चूंकि sp3 और sp2 में संकरण के जो ऑर्बिटल हैं वो कम ज़्यादा हैं। आप ध्यान रखेंगे एक बात कि जो संकरित ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, और जो असंकरित होते हैं वो हमेशा पाई बंध बनाते हैं। तो इनमें, इस कार्बन में जो 3 संकरित मिले, एक S और 2 P मिलके 3 बने, वो तीनों में तो 1, 2 और 3 सिग्मा बंध बन गए, इधर भी 1, 2 और 3 सिग्मा बंध बन गए, लेकिन एक एक जो पाई ऑर्बिटल असंकरित रह गया दोनों में, वो आपस में यहाँ पर पाई बंध बनाएंगे, बाकी सभी सिग्मा बंध हैं।
समझ पा रहे हैं आप लोग? संकरण होगा, संकरित ऑर्बिटल बनेंगे, वो सिग्मा बंध, जो संकरित नहीं हुए वो पाई बंध। ये सब चीज रासायनिक आबंधन के चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, आप अगर उसको पढ़ लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए एथिलीन में अगर आप देखेंगे या एथीन में आप देखेंगे तो डबल बंध का एक बंध सिग्मा है, एक बंध पाई है, और बाकी दो दो जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनमें सभी में सिग्मा बंध है, क्योंकि कार्बन कार्बन में जो संकरण है वो sp2 संकरण है, इसलिए एक एक p ऑर्बिटल असंकृत रह गए। ठीक है। एल्किनो में कार्बन कार्बन द्विआबंध है, जिसमें एक प्रबल सिग्मा आबंध होता है जिसकी एंथैल्पी 397 किलो जूल पर मोल है। जो दो बंध बने कार्बन के बीच में, है ना, उसमें एक सिग्मा है, एक पाई है। सिग्मा बंध ज्यादा मजबूत बंध होता है, उस बंध के बनने में इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही है 397 किलो जूल, जबकि जो दूसरी बंध बनी पाई बंध वो थोड़ी कमजोर बंध होती है, और उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है वो सिर्फ 284 है। आप देख सकते हैं 100 से भी ज्यादा का अंतर है। तो दो बंध बने, एक 397 वाला, एक 284 किलो जूल वाला, लेकिन अलग अलग तो ठीक है कि ये थोड़े कम ज्यादा कमजोर और मजबूत हैं, लेकिन सोचो दोनों मिल गए तो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। इसलिए कार्बन कार्बन द्विबंध जो होता है, कार्बन कार्बन एक बंध के तुलना में ज्यादा मजबूत बंध होता है, क्योंकि दो बंध बन गए। भले ही एक ज्यादा मजबूत है, एक कम मजबूत है, लेकिन दो मिल गए तो बहुत मजबूत नहीं हो गए। जबकि एक ही बंध रहता तो अकेले होता, भले ही वो 300 400 कितना भी रहता, लेकिन 700 तो नहीं पहुंचता ना वो। तो 397 किलो जूल सिग्मा बंध होता है, जो दो कार्बन परमाणुओं के मध्य sp2 संकरित कक्षकों के सम्मुख अति व्यापन से बनता है, आमने सामने सिग्मा बंध। इनमें दो कार्बन परमाणुओं के 2p असंकरित कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन करने पर एक दुर्बल पाई बंध बनता है, जिसकी एंथैल्पी 284 किलो जूल पर मोल है। वही मैंने अभी आपको बताया कि दो बंध बने हैं कार्बन के बीच में, तो एक सिग्मा है, एक पाई बंध है। सिग्मा संकरित वाले है और पाई बंध असंकरित वाले कक्षक के बीच में बना है। अब चूंकि बंध जो है ज्यादा मजबूत हो गया, पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध था तो दोनों कार्बन की दूरी थोड़ी ज्यादा थी। जब दो बंध बन गए तो कार्बन कार्बन के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तीन बंध बनेंगे तो और कम हो जाएगी। ये देखिए, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई 1.54 पिकोमीटर है, जबकि द्विबंध की लंबाई 1.34 है, और त्रिआबंध बनेगी तो 1.2 के आसपास हो जाता है और कम हो जाता है। तो जितने ज्यादा बंध बनेंगे उतने पास आएंगे। ठीक है, बंध ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा पास में आएंगे, तो उनकी दूरी कम हो जाएगी, बंध दूरी। आपने पूर्व में अध्ययन किया है कि पाई आबंध 2p कक्षकों के दुर्बल अतिव्यापन के कारण दुर्बल होते हैं, अतः पाई आबंध वाले एल्किनों को दुर्बल बंधित गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत कहा जाता है। सिग्मा बंध तो मजबूत है लेकिन पाई बंध कमजोर है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का आकर्षण कम है, इसलिए वो स्रोत कहा जाता है कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग दूसरी चीजों में कर सकते हो। अतः एल्किनों पर उन अभिकर्मकों अथवा यौगिकों जो इलेक्ट्रॉन की खोज में हो का आक्रमण आसानी से हो जाता है। भाई जैसे दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में दोस्ती है, अब वो दोस्ती कमजोर है तो उनकी दोस्ती को तोड़ के दूसरे लोग अपने तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। बस वही बात ही कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का बंध है कमजोर है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को खींच के ले जाने वाले उसमें आसानी से आक्रमण करते हैं। ठीक है, ऐसे अभिकर्मकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए, अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक,
और दूसरे होते हैं नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफिलिक। अब कैसे होंगे? तो मान लो मैं धन आवेशित हूं तो मैं ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करूंगा, और अगर मैं ऋण आवेशित हूं तो मैं धन आवेश यानी नाभिक से प्रेम करूंगा, क्योंकि नाभिक में धन आवेश होता है प्रोटॉन के कारण से। तो अभिकर्मक भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं और एक जो नाभिक को पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन पसंद करेगा? जो खुद धन आवेशित होगा, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेंगे। नाभिक को कौन पसंद करेंगे? जिनके पास ऋण आवेश होगा, अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो नाभिक को पसंद करेंगे, क्योंकि नाभिक में धन आवेश है। तो विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं ऐसे अभिकर्मक आकर के वहां से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आपस में कमजोर बंध से जुड़े हुए हैं। दुर्बल पाई आबंध की उपस्थिति एल्कीन अणुओं को एल्केन की तुलना में अस्थायी बनाते हैं। मैंने अभी कहा ना अभिकर्मक आसानी से आक्रमण करेंगे तो अभिक्रिया करेंगे। तो भाई एल्केन जो सिंगल आबंध से जुड़ा था वो ज़्यादा मजबूत था, तो दूसरे का आक्रमण वो नहीं होने देता था, यानी कम होने देता था। लेकिन एल्कीन में जल्दी आक्रमण होगा, उसकी क्रिया जल्दी होगी, मतलब एल्कीन ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, लोग उसके साथ ज़्यादा क्रिया करना चाहेंगे। अतः एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के साथ संयुक्त होकर एकल आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं। क्योंकि कार्बन भी ना डबल बंध से जुड़े हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम एकल बंध से जुड़ जाएं, तो वो दूसरे किसी को जोड़ के ना वो हाइड्रोजन की कमी को पूरी करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई एक आदमी की जगह खाली है, वो नहीं आ रहा है तो दूसरा आदमी आ जाए। मान लो हाइड्रोजन की जगह खाली है, हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो क्लोरीन को जोड़ लो, ऐसा। तो वो कार्बन के जो डबल बंध है ना वो एकल बंध में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। कार्बन कार्बन द्विआबंध की सामर्थ्य यानी बंध एंथैल्पी 681 किलो जूल पर मोल है, जो एथेन के एकल आबंध की एंथैल्पी 348 की तुलना में अधिक होती है। ये देखिए मैंने पहले ही बताया था कि एक आबंध बनेगा उसकी ताकत कहोगे, दो आबंध बनेंगे उसकी ताकत कहोगे। अब एक आबंध वाला कितना दे रहा है? 348, और दो आबंध वाला टोटल दे रहे हैं 681, दोनों करके। एथीन अणु का कक्षक आरेख चित्र संख्या 13.4 और 5 में दिखाया गया है। ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। 13.4 यहां पर ये देखिए sp2 संकरण है, तो यहां पर ये देखिए ये 1, 2 और 3 ये तो संकरित है, और जो चौथा है असंकरित है। यहां पर ये चौथा है ना, एक ठो है बस। यहां पर भी 3 संकरित है, ठीक है, और चौथा असंकरित है। तो संकरित वाले आपस में देखिए ये हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे के साथ सिंगल बंध बना लिए हैं। ये सिंगल बंध को दिखाने के लिए बनाए गए हैं, डबल बंध को नहीं दिखाया गया है। डबल बंध को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके, एक मिनट, ऐसे करके आजू बाजू में ऐसे दिखाते हैं। अगर आप उस चैप्टर को पढ़े हो तो आपको ध्यान होगा, ऐसे करके हम डॉट 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 ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, है ना। तो ये पाई बंध को दिखाने का तरीका है। यहाँ पर फिलहाल सिग्मा बंध को दिखाया है। अब नाम पद्धति क्या है? तो आपने 12वें चैप्टर में, कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर में, नामकरण को अच्छे से पढ़ा है। तो IUPAC नाम में तो आप डबल बंध की पोजीशन को दिखाएंगे और उसके आधार पे 2 in, 3 in, 1 in जो भी आप दिखाना चाहेंगे, ये IUPAC है। और उसके साथ जो जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको आप पहले दिखा देंगे। जैसे साधारण नाम है जो चले आ रहे हैं कि एथिलीन है, प्रोपिलीन है, ब्यूटालीन है, इस टाइप के नाम तो चले आ रहे हैं। उनका कोई निश्चित रूप से कोई नियम नहीं है। जो शुरू से चले आ रहे हैं नाम वो साधारण नाम है, लेकिन IUPAC का एक निश्चित नियम है जिसके आधार पर आप इसके नामकरण को करेंगे। एल्किनों के IUPAC नाम पद्धति के लिए द्विआबंध युक्त दीर्घतम कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अनुलग्न एन के स्थान पे इन लिखेंगे। जैसे एल्केन में आप एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिख रहे थे, वैसे आप एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन ऐसा लिखेंगे। स्मरण रहे कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य
CH2 है, ये थोड़ा आधा छपा है यहाँ पर। आपको ध्यान होगा एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन था CH4, जो एक कार्बन वाला था, लेकिन एल्कीन के प्रथम सदस्य एक कार्बन वाला नहीं हो सकता, इसमें कम से कम 2 कार्बन रहेंगे। ठीक है, ये इसका प्रथम सदस्य रहेगा CH2, क्योंकि डबल बंध दिखाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो रहे, इसलिए एक कार्बन वाला यहां पर एल्कीन नहीं हो सकता है। ये देखिए, अब ये दिखाया है इस चीज को, डबल बंध और सिंगल बंध को। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि इस तरह से साइड में आप दिखाएंगे ला करके। ये देखिए साइड में दिखा दिया, देखिए डबल बंध को, है ना। बाकी सिंगल बंध तो आपस में ही है, देखो सिग्मा बंध। और ये देखिए इस तरह से अपन इसको क्लाउड को दिखाते हैं, पाई बंध को। ये क्लाउड दिखाने का तरीका है। और ये सारे बंध कोण यहां पर दिखाए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच का पहले दूरी देख लीजिए, ये 134 है, ठीक है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी 110 है पिकोमीटर। किसी भी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनकी दूरी, बंध दूरी 110 है, 2 कार्बन के बीच की दूरी 134 है। और कोण क्या है देखिए, तो 2 हाइड्रोजन के बीच का कोण है 116.6, ठीक है ना। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कोण है 121। ये 2 कोण भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ये कोण वगैरह और दूरी वगैरह को आप पढ़ लेंगे, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। CnH2n में n को 1 द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, जिसे मेथेन कहते हैं, इसकी आयु अल्प होती है। देखिए, अब आप चाहते हैं कि 1 कार्बन वाला मिले हमको। अभी मैंने कहा 1 कार्बन वाला नहीं है, 2 कार्बन वाला है। तो मान लो 1 कार्बन वाला आप खोजते हो, 4 की जगह 3 हाइड्रोजन वाला आप बनाते हो, जिसको मेथिल कहेंगे आप एक प्रकार से, मेथेन भी नहीं कहेंगे। तो ये अल्पायु है, किसी के साथ जुड़ जाएगा, ये स्थायी नहीं है। जैसा पहले प्रदर्शित किया गया है, एल्कीन श्रेणी के प्रथम स्थायी सदस्य C2H4 को एथिलीन सामान्य नाम या एथीन IUPAC नाम देते हैं। कुछ एल्कीन सदस्यों के IUPAC नाम नीचे दिए गए हैं। चलो हम अब एक चार्ट देखते हैं, क्या क्या है देखते हैं। तो यहां पर 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड है इसलिए इन हो जाएगा, तो प्रोपीन। अब ब्यूटेन में देखिए, ब्यूटेन में एक जगह डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन हुआ। तो पहले कार्बन में ही डबल बॉन्ड है इसलिए हो गया ब्यूट 1 इन, जबकि ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे होगा तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे है या दूसरे कार्बन पे है, उसके आधार पे ब्यूट 1 इन या 2 इन। और 2 जगह डबल बंध है। देखिए मैंने कहा था ना कि एक से ज्यादा जगहों पे भी डबल बंध हो सकते हैं। ये देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो पहले कार्बन पे है और तीसरे कार्बन पे है डबल बंध, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाई इन, क्योंकि 2 जगह डबल बॉन्ड है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 पहले पे ही डबल बंध है, वो पहले पे ही रहेगा। प्रोपेन में पहले पे ही रहता है ना, तो प्रोपीन हो जाएगा। तो प्रोप 1 इन लिखेंगे तो भी ठीक है, प्रोपीन लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड इधर भी लगाएंगे तो भी एक ही होता। और 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, तो 2 मेथिल प्रोप इन, है ना। और यहां पर आप कैसे करेंगे, देखिए ये 4 है लाइन से, जिसके पहले पे तो डबल बॉन्ड है और तीसरे पे मेथिल है। अब आप कहेंगे सर मेथिल की तरफ से हम क्यों नहीं गिने, हम इधर से गिनते तो 1, 2, 3, 4 होता, लेकिन हमने इधर से गिना। तो ध्यान रखेंगे, जिधर से डबल बंध शुरू हुआ है ना, पास पड़ेगा उधर से गिनना है। बाकी कोई भी ग्रुप जुड़ा है वो बात की बात है, डबल बंध सबसे बड़ा भाई माना जाता है, तो गिनना हमको वहीं से है, डबल बंध जहां से शुरू हुआ है, ठीक है। अगर डबल और ट्रिपल बंध दोनों है तो ट्रिपल बंध को हम मानेंगे,
निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। चलिए लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां पर आप देखेंगे ना, तो ये इस कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़ा है, इधर ऐसे CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है। आप इसको ऐसा समझिए, तो ये लंबाई में ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा। देखिए लंबाई है ना, तो इधर 1 2 तीसरे पे आ रहा है और इधर भी 1 2 तीसरे पे आ रहा है। इधर पहले पे मेथिल है, इधर दूसरे पे एथिल है। नहीं, इसको और लंबा कर सकते हो आप। C2H5 को आप इसको CH2CH3 करो ना भाई, अब हो जाएगा। देखिए, तो ये ऐसा करके ऐसा आ गया, तो यहां पर 1 2 तीसरे पोजीशन पे मेथिल है और इधर 1 और दूसरे पोजीशन पे मेथिल है। तो आप इधर से गिनेंगे, क्योंकि डबल बंध तो 1 2 तीसरे चौथे में है, तो आप इधर से गिनेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। ये 10 का मतलब हो डेक, ठीक है। 10 पे 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे एक डबल बंध है, 4 5 6 छठवें पोजीशन पे एक डबल बंध है, तो डेक हो जाएगा आखिरी में। और क्या क्या कहा मैंने, 1 2 तीसरे पोजीशन पे और छठवें पोजीशन पे डाइइन है, डाइइन। और 2 जगह पे मेथिल है, पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे मेथिल है, और 1 2 3 4 5 6 7 8वें पोजीशन पे मेथिल है। तो 2,8 डाई मेथिल डेक 3,6 डाइइन। चेक करो तो आंसर दिया है क्या, 2,8 डाई मेथिल डेका 3,6 डाइइन, सेम है। अब ये जो इस तरह का बना हुआ है ना, इस तरह का, इसमें आपको क्या करना है, हर एक यहाँ पर एक कार्बन लिख देना है। ये देखिए, ये कार्बन लिख दिए, ये कार्बन लिख दिए हमने, हो गया, ठीक है। अब कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टा हुआ। ऑक्टा में पहले पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा हुआ। इसके पहले पे डबल बंध है, तीसरे पे डबल बंध है, 5वें पे और 7वें पे, तो 1 3 5 7 टेट्राइन, टेट्राइन हो जाएगा, ऑक्टा टेट्राइन इसका नाम होगा, ठीक है। ये देखिए 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है। इतने पोजीशन पे चार जुड़े हुए हैं डबल बंध। बाकी का भी आप देख सकते हैं, इजी है, मैंने जो बताया उस हिसाब से, ठीक है। ऊपर दी गई संरचनाओं में 1 से 4 में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या का परिकलन कीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए इसमें सिग्मा और पाई बंध गिनना है अपने को। तो जहां जहां डबल बंध है ना, वहां वहां एक एक पाई बंध है, बस हो गया। ये 2 पाई बंध है। जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उतने सिग्मा बंध हैं, और जितने कार्बन है उतने सिग्मा बंध और हैं। आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पाई बंध कितने हैं, जितने भी डबल बंध है उतने पाई बंध है, बस। कितने डबल बंध है, 1 और 2 डबल बंध है, तो पाई बंध हो गए 2। अब सिग्मा बंध कितने हैं, तो जितने हाइड्रोजन है और जितने कार्बन है उनकी संख्या को गिन लीजिए, उतने टोटल सिग्मा बंध है। गिनिए कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कार्बन है ना, 11 कार्बन और हाइड्रोजन देखते हैं। नहीं 11 नहीं 12 हो जाएंगे, ये यहाँ पर 2 है ना, तो 12 कार्बन हो गए, ठीक है। तो 12 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6
7 8 9 11 12 13 14 14 3 17 17 और 5 22। तो 22 हो गए हाइड्रोजन, गिन लीजिए कितने हुए। तो ये हो गए 34। कार्बन और हाइड्रोजन की टोटल संख्या 34, इतने सिग्मा बंध हो गए। तो 2 पाई बंध है और 34 सिग्मा बंध है। देखते हैं निकला कि नहीं। 33 आ रहा है, क्या बात है। 33 कहीं पर गलत गिन दिया लग रहा है मुझे। अपन गिन सकते हैं इसको, बस आप दोबारा गिन लीजिएगा, बाकी सब में भी उसी तरह से गिनना है। तो सिग्मा और पाई बंध कैसे निकालना है आपने समझ लिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सभी सिग्मा बंध हैं। कार्बन कार्बन के बीच में भी एक सिग्मा बंध तो होता ही है, अगर कहीं पर डबल बंध है तो सिर्फ वो पाई बंध है, बाकी सिंगल बंध और डबल बंध में एक सिग्मा बंध है। तो इस तरह से आप गिन सकते हैं सिग्मा और पाई बंध। तो सब में सिग्मा और पाई बंध ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब है समावयता। समावयता का मतलब क्या है कि वो किस किस रूप में हो सकते हैं, ये समावयता है। एल्कीनों द्वारा संरचनात्मक तथा ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित की जाती है। संरचनात्मक का मतलब क्या है कि कहीं पर डबल बंध है तो दूसरे पोजीशन पे है या तीसरे पोजीशन पे है या चौथे पोजीशन पे है, ऐसा है ना, उनमें संरचनात्मक हो सकते हैं। और क्या संरचना हो सकती है कि कोई जो साइड वाले जुड़े हैं वो किस पोजीशन पे जुड़े हैं, जैसे मेथिल 2 पे जुड़ा है कि 3 पे जुड़ा है, ऐसा, ये संरचनात्मक समावयती, ठीक है। और ज्यामिति समावयता कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है, हम उसको भी समझेंगे। अभी आप इसको समझे बताऊंगा तभी समझ पाएंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं समझेंगे, चित्र के साथ। पहला है संरचनात्मक समावयता। एल्केनों की भांति एथीन C2H4 तथा प्रोपीन में केवल एक ही संरचना संभव है, किंतु प्रोपीन से उच्चतर एल्कीनों में भिन्न संरचनाएं हो सकती हैं। जैसे ब्यूटेन को देखिए, C4H8 ब्यूटीन। ब्यूटीन के दो क्या हो सकते हैं कि डबल बंध पहले ही कार्बन पे हो या दूसरे कार्बन पे हो, ये दो संरचनाएं संभव है इसकी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, देखिए अगर ये यहां पर हो जाता तो दूसरे कार्बन पे हो जाता है, देखिए दूसरे कार्बन पे हो गया, ट्विन, ब्यूट ट्विन, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है एक्सक्यूज मी, तीसरा यह हो सकता है कि लाइन से हम इसको ब्यूटीन मान रहे हैं, 4 कार्बन लगातार जुड़े हैं, उनमें से एक कार्बन टूट के बीच में कहीं जुड़ गया, ये देखिए। IUPAC में अब हम इसको प्रोपेन मानेंगे, प्रोपीन मानेंगे, क्योंकि मेथिल अलग से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं अपन। लेकिन अगर साधारण नाम लिखते तो ये आइसोप्रोपीन होता, आइसोब्यूटीन होता। साधारण नाम में ये चारों जुड़ जाते, ब्यूटीन। IUPAC में आपने इसको प्रोपीन माना क्योंकि मेथिल को अलग से जोड़े हो। तो 3 यहां पर संभव है संरचनाएं, ठीक है। क्या क्या संरचना हुआ कि पहले पे ही डबल बंध हो, ये एक संरचना है। दूसरे पे डबल बंध हो, ये एक संरचना है। तीसरी कि हम एक कार्बन को तोड़ के बीच में ले आए, ये तीसरी संरचना है। तीनों में 4 कार्बन हैं, ठीक है, लेकिन संरचना अलग अलग है। संरचना 1 और 3, 2 और 3 एक दूसरे के श्रृंखला समावयता के उदाहरण हैं। अब समझिए इसको, आप इसको देखिए दूसरे नंबर को, ये दूसरा है, ठीक है, और ये तीसरे नंबर को। इन दोनों में क्या हुआ, श्रृंखला समावयता। कैसे, ये सीधी श्रृंखला है, ये साखी श्रृंखला है, तो ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयी हैं। वैसे पहले और तीसरे को भी आप मैच कर सकते हो, इसको इसके साथ आप कर सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयी हैं, लेकिन पहले और दूसरे जो हैं सिर्फ स्थिति समावयी है कि पहले वाले में यहां पर डबल बंध था, दूसरे वाले में यहां पर डबल बंध है, तो ये स्थिति समावयी है, ठीक। अब C5H10 के विभिन्न संरचनात्मक समावयी के संरचना सूत्र IUPAC नाम लिखिए। अब इसमें तो आपके 5 रहेंगे, ठीक है।
क्या क्या हो सकता है? पहले दो को देखिए, इसको और इसको। इसमें आपका पहले पोजीशन पे है, इसमें आपके दूसरे पोजीशन पे है। अब आप कहेंगे सर तीसरा पोजीशन क्यों नहीं हो सकता? तो तीसरा पोजीशन कर देंगे ना तो इधर से गिनना पड़ जाएगा, तो फिर दो ही पोजीशन आएगा। वो इधर से गिनेंगे तो दूसरा ही आएगा, इसलिए तीसरा पोजीशन नहीं हो सकता। इसमें पहला पोजीशन है 1 2 3 4 5, ऐसा किया ना आपने, तो ये पहले पोजीशन पे लिख दिए, ये दूसरे पोजीशन पे लिख दिए डबल बंद को। लेकिन अगर आप इसको यहां पर लिखेंगे ना तो गिनती फिर इधर से शुरू हो जाएगी, इसलिए दूसरा ही पोजीशन बनेगा। तो पहले पोजीशन और दूसरे पोजीशन पे डबल बंद हो सकता है। ये दो संरचना हो गए। फिर आप क्या करेंगे, एक CH3 को तोड़ के बीच में जोड़ेंगे। ये देखिए, तो ये CH3 तोड़ लिए, सेकंड पोजीशन पे जोड़ दिए। थर्ड पोजीशन पे भी जोड़ सकते हो, ये देखो थर्ड पोजीशन पे जुड़ जाएगा, उधर से गिनोगे तो थर्ड पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। और उसको इधर ले आएंगे तो सेकंड पोजीशन आ जाएगा। तो ऐसे करके 5 संरचनाएं आपने यहां पर बना ली और सभी के IUPAC आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है IUPAC लिखने में। ये तो बहुत बार बताया हूं मैं आपको, ठीक है। कैसे लिखेंगे एक बार फिर से बता देता हूं। चलो, आपने इसको कैसे किया, 5 है, 1 2 3 4 5। पहले पोजीशन पे इन है तो पेंट 1 इन, दूसरे पोजीशन पे तो पेंट 2 इन। लेकिन ये तो 4 ही हुए ना, तो ब्यूट हुआ। ये देखो ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन हुआ। और एक पोजीशन सेकंड पोजीशन पे मेथिल है, तो सेकंड मेथिल है ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसमें 1 2 तीसरे पोजीशन पे मेथिल है, तो 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, ठीक है। इधर से गिनेंगे तो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, वही हो गया। IUPAC भी मैंने बता दिया आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब ज्यामिति समवेता देखिए, द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं की बची हुई 2 संयोजकताओं को 2 परमाणु या समूह जुड़कर संतुष्ट करते हैं। अतः प्रत्येक कार्बन से जुड़े 2 परमाणु या समूह भिन्न भिन्न है, तो इसे कार्बन X और Y, कार्बन X और Y कहेंगे। अभी हमने क्या किया था, इन कार्बनों के साथ एक एक हाइड्रोजन इधर 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 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए थे। अब मान लो हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा चीज जुड़ा है, तो मान लो क्लोरीन जुड़ा है, तो मान लो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन है। तो ये देखिए क्लोरीन क्लोरीन सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये देखिए ये ऐसा है, तो 2 संरूपण यहां पर हो गया, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, ये सिस और ट्रांस पोजीशन हुआ। ये सिस है, दोनों एक तरफ है, ये ट्रांस पोजीशन है, सिस और ट्रांस कहते हैं इसको। ये देखिए संरचना का में एक समान 2 परमाणु X या दोनों Y द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं के एक ही ओर स्थित है। संरचना ख में दोनों X अथवा दोनों Y द्विआबंध कार्बन के परमाणु के दूसरी तरफ या द्विआबंधित कार्बन परमाणु के विपरीत स्थित होते हैं। मैंने दिखा दिया आपको, ये देखिए कैसे विपरीत स्थित है, जो विभिन्न ज्यामितीय समवेता दर्शाते हैं, जिसका द्विक में परमाणु या समूह के भिन्न स्थितियों के कारण विन्यास भिन्न होता है। अतः त्रिम समावयी स्टीरियो आइसोमर होते हैं। इनकी समान ज्यामिति तब होती है जब द्विआबंधित कार्बन परमाणु या समूह का घूर्णन हो सकता है। अगर ये घूम सकते हैं तो फिर ये एक जैसे हो सकते हैं, जैसे थोड़ा घूम जाए तो एक जैसे हो जाएंगे। किंतु कार्बन कार्बन द्विआबंध में मुक्त घूर्णन नहीं होता। एल्केन में हो रहा था, एल्कीन में नहीं होता, ऐसे घूमता नहीं है। अतः यह प्रतिबंधित होता है, ये नहीं घूम सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। इस तथ्य को समझने के लिए 2 सख्त कार्डबोर्ड के टुकड़े लीजिए और 2 कीलों की सहायता से उन्हें संलग्न कीजिए। एक कार्डबोर्ड को हाथ से पकड़कर दूसरे कार्डबोर्ड को घूर्णित करने का प्रयास कीजिए। क्या वास्तव में आप दूसरे कार्डबोर्ड का घूर्णन कर सकते हैं? नहीं। आप ठोक दिए कील में तो कैसे घुमाएंगे? आप मूवमेंट करने के लिए एक स्टिक लगा रहेंगे तो घुमा सकते हैं, कील ठोक देंगे तो कैसे घूमेगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि घूर्णन प्रतिबंधित होता है। अतः परमाणुओं अथवा समूहों के द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रतिबंधित घूर्णन के कारण यौगिकों द्वारा भिन्न ज्यामितियां प्रदर्शित की जाती हैं। इस प्रकार के त्रिम समावेश जिसमें 2 समान परमाणु या समूह एक ही ओर स्थित हों, उन्हें समपक्ष यानी सीस कहा जाता है। मैंने कहा ना सिस और ट्रांस, तो समपक्ष हुआ। जबकि दूसरे समय जिसमें 2 समान परमाणु या समूह विपरीत ओर स्थित होते हैं, उन्हें विपक्ष या ट्रांस कहते हैं।
इसलिए द्विक में समपक्ष तथा विपक्ष समावयवों की संरचना समान होती है किंतु विन्यास भिन्न होता है। द्विक में परमाणुओं समूहों की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण ये समावयी उनके गुणों जैसे गलनांक, क्वथनांक, द्विध्रुवागुण, विलेयता आदि में भिन्नता दर्शाते हैं। ये दोनों में थोड़ी सी अंतर रहेगी। ब्यूट टू इन की ज्यामितीय समावयता अथवा समपक्ष विपक्ष समावयता को निम्नलिखित संरचना द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, मेथिल भी जुड़ा है और कार्बन भी, हाइड्रोजन भी जुड़ा है। ये देखिए, है ना। तो ये समपक्ष है। ये मेथिल मेथिल एक तरफ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ, मेथिल हाइड्रोजन अलग अलग है। देखिए, इसका क्वथनांक 277 है, उसका 274 है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है केल्विन में। एल्कीन का समपक्ष रूप विपक्ष की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है, इसलिए उसका जो गलनांक क्वथनांक है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। उदाहरण स्वरूप समपक्ष ब्यूट टू इन का द्विध्रुव आघूर्ण 0.350 डेबाई है, जबकि विपक्ष का यानी कि टू इन का लगभग 0 होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है? उनमें पोलरिटी है, द्विध्रुव है, मतलब धनावेश ऋणावेश टाइप का बन गया है। अतः विपक्ष अध्रुवीय है। इन दो रूपों की निम्नांकित विभिन्न ज्यामितियों को बनाने से यह पाया गया है कि विपक्ष ब्यूट टू इन के दोनों मेथिल समूह जो विपरीत दिशाओं में होते हैं, प्रत्येक कार्बन मेथिल आबंध के कारण द्विध्रुवता को नष्ट करके विपक्ष रूप को इस प्रकार अध्रुवीय बनाते हैं। ये देखिए, जब ये एक तरफ होते हैं तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देते हैं, तो कार्बन में थोड़ा सा ऋणावेश और इनमें थोड़ा सा धनावेश आ जाता है। यही पोलरिटी है ना। ध्रुवता का मतलब क्या है? धनावेश ऋणावेश होना। तो दोनों तरफ से धक्का मार के ये धनावेशित और ये ऋणावेशित हो गए। लेकिन जब ये अलग अलग सिरे पे होते हैं, ये देखिए, ये यहां से धक्का मार के इधर करने की कोशिश करते हैं, ये धक्का मार के इसमें करने की कोशिश करते हैं, तो ये विपरीत दिशा में हो गए ना। देखिए, इसके कारण से ये अध्रुवीय हो जाता है। इसका जो ऋण आवेश और धनावेश है वो स्थायी नहीं बन पाता है, वो खिंचाव पैदा हो जाता है दूसरी तरफ से। ये दिक्कत है। ठोसों में विपक्ष समावयवों के गलनांक समपक्ष की तुलना में अधिक होते हैं। ठोस में, ये तो गैस है ना। ज्यामिति यानी कि सिस और ट्रांस समावयता इस तरह से एल्कीनों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। CXY XZ, CXY CZW प्रकार के एल्कीनों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। मतलब अलग अलग चीज़ें जुड़े हैं। देखिए, इसमें XY है, इसमें XZ है, इसमें XY है और ZW है। मतलब दोनों में पूरा अलग अलग। इसमें एक एक चीज़ तो कॉमन है, कम से कम दूसरा चीज़ अलग है, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग हैं। मतलब जो जुड़े हुए परमाणु हैं उनकी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित यौगिकों के समपक्ष तथा विपक्ष समावयव बनाइए और उनके IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए, समपक्ष बना लिया हमने क्लोरो डाइक्लोरोएथेन का। तो क्लोरीन क्लोरीन एक तरफ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ, तो ये समपक्ष हो गया 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये विपक्ष हो गया 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये सिर्फ समपक्ष या विपक्ष शब्द लिखना है, समपक्ष लिखना है तो सिस लिख दीजिए इंग्लिश में, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथेन ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसमें भी समपक्ष है और इसमें विपक्ष है। देखिए, ये दोनों एक तरफ है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग। तो इनका नाम क्या होगा? नाम है सिस 3,4 डाइमेथिल हेक्स 3 इन। विपक्ष में आपका ट्रांस 3,4 डाइमेथिल हेक्स 3 इन। ये नाम तो बाकी आप लिख सकते हैं, तो IUPAC तो बहुत पढ़ा है हमें। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक समपक्ष विपक्ष समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसमें जो है ये 2 है, ये तो नहीं प्रदर्शित कर सकता क्योंकि ये एक ही चीज है, इधर एक ही है, इधर 2 जुड़े हैं, इधर 1 जुड़े, तो ये नहीं प्रदर्शित कर सकता, है ना। और इसमें भी अलग अलग है, देखिए, लेकिन ये नहीं प्रदर्शित कर सकता। इसमें C6H5 और CH3, ये है बेंजीन और वो है मेथिल, ये प्रदर्शित कर सकता है।
ठीक है, और चौथा भी करेगा बोल रहे हैं, CH3 CH CCl CH3, हाँ ये प्रदर्शित करेंगे, ये CH3 है ना और ये CH है, ये भी है ना, जबकि ये CH है CH3 है, ये भी प्रदर्शित करेगा इसी, ठीक है। तो ये तीसरा और चौथा प्रदर्शित करेंगे, ठीक। अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।